फ्रेंड्स कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का स्पेशल हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग सुबह में डेली ही एक आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर कराते हैं। और मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त ये अंतिम के दिनों में, जब तक आपके पेपर समाप्त नहीं होते हैं तब तक ये प्रेस्टिक सेट चलेगा। मतलब आप समझ लो कि मैं टोटल जो है आपका जो पेपर है बिल्कुल वैसा ही प्रश्न और उन्हीं टॉपिकों के जो आपके सिलेबस में दिया गया उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड मैंने प्रश्नों को सिलेक्ट करता हूं। और मुझे लगता है कि जो सिलेबस है अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे तो ही प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में आने वाले हैं। तो बिल्कुल जो सिलेबस आपको दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ये पेपर बनाया गया है। और बिल्कुल 100% आप देखोगे कि 3 से लेकर और 21 जो अगस्त है उसके बीच में जो आपका पेपर आने वाला है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इन चीज़ों पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और मैं स्पेशल ही आपके लिए ये फ्री क्लासेस कर दिया हूँ और इसका नोट्स भी पीडीएफ भी आपको फ्री में दे रहा हूँ। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं बिल्कुल आप लोग इस पीडीएफ को ले लो और अच्छे तरीके से रिवीजन कर लो। ठीक है, 100% है कि आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिएगा फटाफट से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे दोस्त हैं जो इस क्लास को देख रहे हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्लास को एक बार लाइक कर दो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो बिल्कुल आपका भी दायित्व बनता है कि इस क्लास का सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने बहुत बेहतरीन है, स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं सिलेक्शन देने आने वाला है। ठीक है, यदि क्रिकेट को हॉकी, हॉकी को फुटबॉल, फुटबॉल को कबड्डी तथा कबड्डी को क्रिकेट कहा जाए तो बल्ले से कौन सा खेल खेला जाएगा। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है। और देखिए इस तरीके के प्रश्न रीजनिंग में आपको पूछे जा रहे हैं। ठीक है, हम घुमाऊ प्रश्न। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे प्रश्नों को ही करोगे तो ही फायदा होने वाला है। देखिए आपको करना ये है कि देखिए बल्ले से क्या खेला जाता है, बल्ला बैट, बैट से आप क्या खेलते हो, क्रिकेट बताओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने कहा है कि क्रिकेट को हॉकी कहा जाता है। अगर आप क्रिकेट कह रहे हो तो हॉकी कहो, हॉकी अगर बात आएगा तो फुटबॉल। तो हम तो कह रहे हैं कि बल्ला से क्या खेला जाता है, क्रिकेट। ये तो क्रिकेट खेला जाता है भाई साहब, क्रिकेट पर क्रिकेट के बदले कह रहा है कि भाई साहब जब आपको क्रिकेट कहना हो तो आपको हॉकी कहना पड़ेगा, तो समझा जाएगा क्रिकेट। तो हम क्या कहेंगे, हॉकी। ऑप्शन नंबर ए वाली बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस कोड नाम से लिया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस कोड नाम से लिया गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, जीके का प्रश्न है, ये बहुत खास है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो है भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस कोड नाम से लिया गया। तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है तो ये बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। देखिएगा, कह रहा है कि 2 पाइप ए और बी मिलकर किसी टंकी को 15 घंटे में भर सकते हैं। ए अकेले जो है 24 घंटा में भर सकता है, तो बी अकेले उसे कितने देर में भरेगा। क्वेश्चन नंबर 3 गणित का प्रश्न है। देखिएगा, देखिएगा गणित में बिल्कुल आपको ऐसा प्रश्न देखने को मिलेगा, टाइम एंड वर्क चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है। जितना बोला गया है उतना ही अगर आप करते हो तो मुझे लगता है कि कभी भी ऐसे प्रश्नों में गलती नहीं करोगे। ए और बी मिलकर एक टंकी को जो है 15 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कंडीशन दूसरा वाला है कि अगर ए अकेला काम करता है तो 24 घंटे में भर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल टंकी की धारिता निकाल लेंगे, अर्थात 15 और 24 का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 120। अर्थात टंकी का जो धारिता है 120 हो जाएगा। 15 से हम 120 में भाग देंगे तो 15 8 120 और 24 से भाग देंगे 24 5 120। अर्थात ए एक दिन में कितना काम करता है, 5। और ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं, 8। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई साहब बी वाला काम कितना किया है तो बी वाला निकालेंगे तो 8 में से 5 जाएगा 3। अर्थात 3 जो है काम, 3 जो है काम कौन करता है, 3 काम करता है बी एक दिन में। हमें कितना काम कराना है, 120। तो 120/3 कर देंगे, 3 छक्का 18। अर्थात
कितना हो रहा है आपका 3 × 4 = 12 ना, 40 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मुझे लगता है आप बिल्कुल आसानी वे में इस प्रश्न को समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रयाग प्रसक्ति के रचयिता कौन थे? प्रयाग प्रसक्ति के रचयिता कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4। चौथे नंबर प्रश्न पे राइट उत्तर आप लोगों को आना चाहिए, प्रयाग प्रसक्ति के रचयिता कौन थे? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, हरिसेन, हरिसेन बिल्कुल राइट उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। 5वां नंबर प्रश्न बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि यदि पियर को ये लिखा जाता है, वियर को ये लिखा जाता है, तो वाटर्स को जो है क्या लिखा जाएगा? संभावित आपसे कह रहा है कि संभावित कोड क्या होगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बार क्लास को जितने भी मेरे दोस्त लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ भी आपको बिल्कुल फ्री में हम दे रहे हैं। आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ पे आप मैसेज कर लो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ। व्हाट्सएप पे लिखो आरआरबी ग्रुप डी, मैं वहाँ पे एक लिंक दूंगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना। बिल्कुल हर एक क्लास की जो पीडीएफ है आपको बिल्कुल फ्री में वहाँ पे दिया जा रहा है, ताकि आप बेहतर तैयारी कर सको। बात किया जाए यहाँ पे लिखा किस तरीके से है, PEAR, पियर पे लिख रहे हैं यहाँ पे भाई साहब ये 5138। फिर उसके बाद से है WEAR, इसके बदले लिखा है 9138। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब WEARS इसको क्या लिखा जाएगा? तो जब मैंने देखा पी का कोड होता है 15 पर लिखा है 5, ई का कोड होता है 1 लिखा है, ई का कोड होता है 5 लिखा है 1, मतलब ये कोड के अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं लिखा गया है। तो हम भी कोड के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे। डब्ल्यू का कोड हम यहाँ से ले लेंगे, कितना है 9, तो 9 लिखेंगे। फिर ई का कोड यहाँ से ले लेंगे, ई का कोड 1 है तो 1 ले लेंगे। फिर ए का कोड यहाँ से ले लेंगे, कितना है 3, तो 3 ले लेंगे। तो यहाँ पे देख लो 100, ये तो सब में है। फिर किसका लेना है? आर, आर का कोड कितना है 8, 38 होना ही चाहिए। एस, एस का कोड कहाँ से मिलेगा भाई साहब? एस का कोड कहाँ से है? एस तो कोड में ही नहीं है। एस का कोड कहाँ पे है? पियर, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर्स का क्या होगा? तो देखिए दिमाग लगाना है। एस का कोड कितना होता है 16, तो एक अक्षर यहाँ से आपको गायब करना पड़ेगा, क्योंकि इकाई का अंक ही हमें केवल लेना है। तो यहाँ पे आएगा 6। तो बिल्कुल आपके राइट उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल सही उत्तर था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है। मैंने बार बार बता रखा है, ऑप्शन नंबर बी। आपके एग्जाम हॉल में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है ये, तो ये आपको ध्यान देना है, इस बार भी आएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है निम्न में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 7। 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। लिखा गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 से पूर्णतः विभाज्य है? क्वेश्चन नंबर 7वें के जो राइट उत्तर है 11 से पूर्णतः विभाज्य कौन सी संख्या है? तो 11 से पूर्णतः विभाज्य अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप 11 से भाग दे दो, किसमें किसमें दे दो आप देख लो, इसमें चेक कर लो। 11 से भाग देखो, 11 8 88, नीचे से चेक कर लो। हमेशा ही कितना बचेगा? 3 8 नहीं 4 बचेगा ना, 88 4 92, तो 48, 11 4 44, 44 यहाँ पे भी कितना बच रहा है? 44, 4 बच रहा है 1, 4 1 कितना हो रहा है? 11 8 88, 88 4 48, 11 4 44, यहाँ पे भी नहीं है 11 के पहाड़े में। 11 के पहाड़ में इस यहाँ पे आ रहा है 11। तो अब आ जाइए आप, यहाँ पे भी गए बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल गलत, ये भी बिल्कुल गलत। ये वाला देख लो आप 75 6 8,
इसमें आप भाग दे दो 11 से, 100% भाग लग जाएगा पूरा पूरा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर हो जाएगा गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है गतिमान एक्सप्रेस। जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। एक पंक्ति मेरा भी बाएं से 28वें तथा दाएं से 35वें स्थान पे है, कुल व्यक्तियों की संख्या इस पंक्ति में हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और कहीं ना कहीं आप बेहतर तरीके से इस प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जाना चाहते हो तो देखिए दाएं और बाएं से आपको चलना है। यहाँ पे हम चले हैं दाएं से, दाहिने साइड से यहाँ पे रबी जो है 28वें नंबर पे है, और बाएं से देखोगे तो ये 35वें नंबर पे है। इसने कहा कि टोटल व्यक्तियों की संख्या, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 28 35 कितना हो जाएगा, 8 5 13, ये 6 63 लोग हो गए। पर कंडीशन इसमें ये कहा है कि भाई साहब रबी को हमने दाहिने से भी और बाएं से भी दोनों तरीके से रबी को काउंट किया गया है, अर्थात इसमें से -1 कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा 62। अगर आपने ऑप्शन नंबर बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 10। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 10वें के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ चुके हैं। इसने कहा है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 10, 10वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जिन्होंने बताया है रतौधी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुन रखा है रतौधी, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने बी को चुना है रतौधी, उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। 3200 रुपये के बैग पर 20% का छूट है, ऐसे 4 बैग खरीदने पर कुल भुगतान कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 11। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे थोड़े से ध्यानपूर्वक जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऐसे प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक यहाँ पे समझना ये है कि 3200 रुपया जो है हमारे पास है एक बैग का, 3200 रुपया बैग पर 20% का छूट देना है हमें। तो इसे अगर 20% का छूट अगर हम दे देते हैं, मतलब 80 रुपया में हम खरीदेंगे, 100 वाला सामान कितने में खरीदेंगे? 80 रुपया में, तभी तो 20 का छूट हुआ। अब यहाँ से हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा आपका 0, 8 2 16 के 6, 8 3 का 24 और 1 25, ये हमें मिलेगा 2560 में। इसने कहा भाई साहब इस तरीके के 4 हमें खरीदने हैं बैग, तो गुणा कर दो 4 से, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 0, 6 चौका 24 का 4 पर 4 5 20 और 2 22, फिर 4 दूना 8 और 2 10। मुझे लगता है कि आपको क्लियर है, मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर है ऑप्शन नंबर ए। जिन्होंने ए को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं, सभी लोग बताएंगे। और एक बार क्लास को लाइक शेयर जरूर कर देंगे। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ये क्लास सभी लोगों के पास पहुंच सके। तो विश्व की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ये आपको ध्यान देना है कि जो है एंडीज है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर वी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। सभी लोग बताएंगे कि भारत का सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला कौन सा है? हमें पूछा गया है भारत का, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है
कि जो है आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13, 13वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त हैं जो बता रहे हैं आधुनिक कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज, चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन नंबर बी उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि यदि बुक पेन कॉपी को ये लिखा जाता है, कॉपी स्केल इरेसर इरेजर को जो ये लिखा जाता है तो कॉपी का कोड हमें बताना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप देख लो यहाँ से देखो, मैं बुक को बी लिखता हूँ, पेन को पी लिखता हूँ, कॉपी को सी लिखता हूँ, ठीक है। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है इधर 17 और 24 36, ठीक है, ये है। इसके बदले अब इसके आगे चलोगे तो यहाँ पे लिखा है कॉपी स्केल इरेजर, इसके बदले क्या लिखा गया है 36 41 52। इसमें कह रहा है कॉपी का कोड बताओ, मुझे दिखा ये दोनों में कॉपी, ऊपर और नीचे कॉपी लिखा गया, दोनों पंक्ति में कॉपी लिखा गया है, तो दोनों में कॉमन अक्षर भी हम देख लेंगे। यहाँ पे देखो 36 और 36 दोनों ऊपर नीचे लिखा गया, मतलब मुझे लगता है कि आप क्लियर समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 820 रुपया ब्याज मिलता है तो कुल राशि कितनी होगी। हमें कुल राशि बताना है, बताइएगा यहाँ पे कुल राशि कितना होगा। अर्थात 5% जो है वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों का, तो 2 वर्ष का हो जाएगा कितना 5 और फिर 5, और यहाँ पे 5 का 5% निकालेंगे तो 2.5, 5 × 25 हो जाएगा। अर्थात पहले वर्ष में तो 5% ही ब्याज लगेगा, पर दूसरे साल 5 का भी 5% लगेगा, अर्थात 5 तो रहेगा और 5 × 25 0.25 भी परसेंट लगेगा, अर्थात 5 दूना का 10.2%, 25% हमें ब्याज देना पड़ेगा 2 वर्ष का। इसने कहा है कि ब्याज कितना दिया जा रहा है, यहाँ पे देख लो, तो हम लिखेंगे 10.25% के बदले 8200 अब यहाँ से अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। 1% का वैल्यू यहाँ से निकालने जाएंगे तो हम इसको काट देंगे यहाँ से, ठीक है। काटेंगे तो किसके पहाड़े में काट दो, 5 दूना 10, 0 5 × 25 कितना हो जाएगा 200, 205। यहाँ पे काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 × 5, 5 × 30, 5 × 20, फिर 5 के पहाड़े में 4 1, 5 के पहाड़े में 3 और 3 नहीं 2 9 2 8 0। अब यहाँ से आपका कट जाएगा 8 से 8 0। इसने कहा कुल राशि कितना है, कुल राशि हमें बताना है। कुल राशि 8 8 चौका 32, ठीक है भाई साहब। कुल राशि हमसे पूछा गया कुल राशि कितनी है, तो कुल राशि हमें बताना है, तो हम तो 100 से गुणा करेंगे, 100% होगा राशि 800, 800 और प्लस में ब्याज भी तो है। हमारा मूलधन कितना हो गया 800, 800 रुपये तो हमारा इसमें मूलधन है, और ब्याज कितना है ये भी कह रहा है, टोटल राशि बताना है, तो इसको जोड़ दो 0 2 8 8 88 88 20 जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। इसने पूछा है कुल राशि पूछा है, ब्याज और मूलधन दोनों मिलाकर कुल राशि होता है, तो ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा प्रश्न घुमाया था पर आप कर सकते हो। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, तो सबको पता है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि जो है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस
माध्यम में होता है? ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? क्वेश्चन नंबर 17। 17वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग बताएंगे कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? क्वेश्चन नंबर 17। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो जितने भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है ठोस में, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। सबसे अधिक पूछेगा तो ठोस ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि MNOPQRST को ऊपर से नीचे के क्रम में रखा जाए और ऊपर से पांचवा कौन सा अक्षर होगा, ये हमसे पूछा गया। ऊपर से नीचे रखना है मतलब आप सिंपल तरीके से समझो कि ऊपर रखना है M, फिर N, फिर O, फिर P, फिर Q, फिर R, फिर S और फिर T। इस तरीके से आपको लिखना है। इसमें कह रहा है कि ऊपर से आपको काउंट करना है और पांचवा बताना है। तो ये पहला नंबर है, ये दूसरा हो जाएगा, ये तीसरा और ये चौथा और ये पांचवा। मुझे लगता है कि आप बहुत सिंपल तरीके से इसको बना सकते थे। इसमें कहीं से किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ईजी था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। इसने कहा है कि जाइलम का मुख्य कार्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। मैंने फ्लोएम का कल ही बताया था और जाइलम को मैंने बताया था कि ये जल और खनिज को पहुंचाने का कार्य करता है। जाइलम जो है पेड़ के हर एक भाग में जल और खनिज को पहुंचाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 14 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार फर्श पर 4 मीटर प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगाने का खर्च कितना होगा? 14 मीटर व्यास वाले वृत्त के आकार का एक फर्श है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो यहाँ पे व्यास दिया गया है कितना? 14। तो आप इसके त्रिज्या के पास जाओगे तो ये हो जाएगा 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 और आर का वैल्यू है 7 का स्क्वायर मतलब 7 से 7 खत्म। तो ये हो जाएगा 7 गुना का 14, 7 गुना का 14 15, 154। इसने कहा कुल खर्च, तो हमें 1 मीटर का 8 रुपया देना है, 154 कराना है, 8 चौका 32। हमारा इकाई अंक हो जा रहा है 2। तो ऑप्शन नंबर ए ही में दिया गया है केवल इकाई अंक 2, तो बिल्कुल हमारा राइट उत्तर हो जाएगा 1200 जो है 32 रुपया टोटल खर्च। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है कि बहुत खास है और कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों को आपको बेहतर तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए। बताएंगे सभी लोग। क्लास को लाइक शेयर आप लोग कर दीजिए एक बार भाई साहब। अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने मेहनत कर रखा है तो बिल्कुल आपका भी दायित्व बनता है कि हमें सपोर्ट करें। जीएसटी किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो जिन्होंने बताया है कि 101वां संविधान संशोधन जो था, इसी के अंतर्गत जीएसटी को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रेपो रेट कौन सा निर्धारित करता है? रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन नंबर 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? क्वेश्चन नंबर 22वें के राइट उत्तर सभी लोग बताएंगे। रेपो रेट जिन्होंने बताया है आरबीआई, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। जितने भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुन रखे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है किसी कर्मचारी के वेतन में पहले 15% वृद्धि फिर जो है 10% की कमी की जाती है। अंतिम वेतन मूल वेतन से 2070 अधिक है तो मूल वेतन क्या था? अब देखिए इसने कहा कि कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि, मतलब अगर उसका वेतन 100 रुपया था तो 15% का वृद्धि हो जाएगा अर्थात 115 रुपया हो जाएगा। इसने कहा फिर 10% की कमी, तो 10% का कमी का मतलब ये हुआ कि 115 का 10% हमें निकालना पड़ेगा, या कमी करोगे तो 90/100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा और यहाँ से 9 × 45 के 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 × 9, 4 13 के 3, फिर 9 × 9 10। पॉइंट किस पे लगेगा? एक अंक पे, तो ये हो जाएगा 103।
0.5। इसने कहा कि अंतिम वेतन मूल वेतन से इतना अधिक है। तो भाई साहब हमारा जो मूल वेतन है उससे अंतिम वेतन कितना अधिक है, तो 3.5। हमने देखा कि यहाँ पे मात्र 3.5 का अंतर हो रहा है परसेंट का। इसने कहा नहीं भाई साहब ये 2070 रुपये का अंतर है, तो हम 1% का वैल्यू निकालने जाएंगे, तो ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपके 5 के पहाड़े में 7, ये 5 के पहाड़े में 5 चौका 20, 20 के बाद से यहाँ पे 5 एकम में 5, 5 चौका 20 और यहाँ पे जीरो। 7 के पहाड़े में कट रहा है, 7 बचे 35, कितना बचा 6। गलत हो रहा है क्या भाई साहब कहीं पे? 3.5 ही आया था ना, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखेंगे 5 चौका 20 हो गया, ठीक है। 5 एक में 5, 2 5 चौका 20, जीरो। फिर 7 के पहाड़े में 7 बचे 35, 6 64 हो गया, 64 7 9 63। और यहाँ पे कितना बच रहा है आपके सामने बच जा रहा है 1। तो ये तो आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई साहब। अच्छा इसको इसी तरीके से रखते हैं हम, कितना आया है 20,700। हमारा जो वैल्यू है 20,700 बट्टा में है 35, और टोटल कह रहा है मूल वेतन, तो मूल वेतन था इसका 100, ये तो था 100, तो अब 100 निकाल दो। 100 निकालोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग में इसका आंसर आएगा जो है आपका 3600। इसका लगभग में 36,000 आंसर आएगा, ठीक है। इसमें प्रॉपर नहीं कटेगा, आपको लगभग में, इसलिए ये पॉइंट में आ रहा है, तो लगभग में इसका आंसर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तिब्बत में हमें बताना है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तसांगपो जो है नाम से हम लोग ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? क्रिस्पर तकनीक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे, अब देखिएगा आप लोग यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने भी 25वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताया है कि जो है जिन संपादन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन संपादन, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 26, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 26वें के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया है यहाँ पे 26वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर नाभिकीय संलयन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, यदि 6 तथा 18 का तृतीय अनुपाती x है और x तथा 54 का तृतीय अनुपाती y है, तो y का मान ज्ञात करें। तृतीय अनुपाती क्या होता है? बी स्क्वायर बटा ए, मैंने आप लोगों को बता रखा है ये। तो तृतीय अनुपाती देखिए, यहाँ से हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर, मतलब बी का स्क्वायर का मतलब 18 का स्क्वायर, ये बी है और ये पहला वाला ए है, बी स्क्वायर बटा ए। फिर कह रहा है कि इसका तृतीय अनुपाती x है, मतलब x के बराबर है, तो x का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, 3 छक्के 18, 18 3 54 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया 54। उसी प्रकार इसने कहा कि 54 और 54 का तृतीय अनुपाती y है, तो कितना होगा? तो ये हो जाएगा x का वैल्यू 54, 18 3 54 ही हो रहा है, बी स्क्वायर बटा ए। भाई साहब ठीक है, यहाँ से तो 3 ही आ रहा है x का वैल्यू, तो 54 और फिर x का तृतीय अनुपाती y है, तो 54 और 54 का तृतीय अनुपाती भाई साहब बी स्क्वायर बटा ए हो जाएगा, 54 ही तो होगा ना, 54 और 54 का, और बराबर में हो जाएगा y। ये तो y का वैल्यू 54 आ रहा है भाई साहब, 54 आ रहा है, यहाँ पे देखिएगा टाइपिंग एरर है, 54 ही आएगा, इसका आंसर 54 ही आएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कह रहा है, मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? मधुबनी चित्रकला का संबंध बहुत बहुत खास है
मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो आप लोग को याद रखना है कि मधुबनी चित्रकला का संबंध ये अपना बिहार से है, ऑप्शन नंबर ए, ये बिहार वालों का ही अधीन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि जो है निम्नलिखित श्रृंखला में ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित श्रृंखला को हमें ध्यानपूर्वक देखना है और इसमें कह रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक एक प्रतीक चिन्ह है। जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक एक प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह हमें बताना है। प्रतीक चिन्ह, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एक एक प्रतीक चिन्ह है। ऐसी संख्या देखिए यहाँ पे 5 है जिसके पहले भी प्रतीक चिन्ह है और बाद में भी है। 9 है, 9 ऐसी संख्या जिसके पहले भी है बाद में भी है, 2 हो गया। फिर 3 भी है, फिर यहाँ पे 8 भी है, फिर यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 6 भी है, यहाँ पे 2 भी है। मतलब हमारे पास कितनी संख्या होगी, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऐसी संख्याएं हैं। बिल्कुल आप आसानी से कर सकते थे। ऑप्शन नंबर बी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुन रखा है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? भारत में नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था नीति आयोग का गठन 2015 में, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मेरे दोस्त जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके के क्लास हम आपको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं जब तक आपके एग्जाम समाप्त नहीं होंगे। हर एक दिन इसी तरीके के क्लास आपको बिल्कुल प्रोवाइड करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।